देखें प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यूपी की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान की वजह है बीजेपी का पिछड़ना और इंडिया गठबंधन का आगे बढ़ना। और अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी की सियासी पार्टियां अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। विधानसभा सीटों पर कब्जे की लड़ाई में हर दल का फोकस दलित वोट बैंक है, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां दलित वोट किसी भी पार्टी की किस्मत बना और बिगाड़ सकता है। इसी बीच अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने यूपी सियासी आबोहवा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ऐसे में बीजेपी के पास क्या है पीडीए की काट और क्या एमवाई का तोड़ है पीडीए, ये रिपोर्ट देखिए। कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ के बिना किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता और यही वजह रहेगी जो बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। यूपी के दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी योगी की डबल इंजन की रफ्तार धीमी कर दी, तो वहीं मायावती यूपी में खाता भी नहीं खोल पाए। अखिलेश यादव को बीजेपी के खिलाफ जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। लोकसभा चुनाव जीत के साथ अखिलेश और उनका गठबंधन बेहद उत्साहित है, लेकिन यूपी की सियासत में समाजवाद का वापसी के लिए जो फैक्टर सबसे ज्यादा कारगर रहा वो है अखिलेश का पीडीए फैक्टर, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पीडीए के सहारे अखिलेश ने बीजेपी के किले को हिलाकर रख दिया और अब 2027 में इसी के सहारे यूपी की सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाते थे कि उनके पास ये एमवाई है, इसके अलावा उन पर कोई वोट नहीं है। उन एमवाई को हराना था मुझे, उनके पास भी एमवाई है, मोदी और योगी। तो जब उनके एमवाई को हराना था तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी थी। इसलिए पीडीए जो बड़ी आबादी है, 90% लोग हैं, उनकी आवाज बनकर के वो गठबंधन बनाया। उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया, संविधान की बात की, आरक्षण छीनने की बात कही और जिस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है कानूनी तरीके से सरकार के प्रशासन से, उन बातों को उठाया। उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में वो आबादी हमारे साथ जुड़ गई और उसी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। जो सपने देख रहे थे 80 में 80 सीटों का, वो उत्तर प्रदेश की वजह से बहुमत में नहीं आ पाए। 2024 यूपी में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इम्तिहान का साल है। पहले लोकसभा चुनाव की लड़ाई और अब यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। और इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। और अखिलेश पीडीए के सहारे बीजेपी को यूपी की सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहे हैं। जब ये अयोध्या से हार गए तो इनको पता है कि सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो गया है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति का जो दिया है वो फड़फड़ा रहा है, जैसे दिए आखिरी में बुझने से पहले रोशनी ज्यादा करता है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि कोई फैसला ऐसा लें कि लोगों के दिल और दिमाग में वो बात जाए जिससे कि दूरियां बने। लेकिन ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। लोग नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। उसके बारे में ये लोग कम सोचते हैं, केवल लोगों में दूरियां बन जाए उसके लिए ज्यादा विचार करते हैं। एक तरफ अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले के सहारे 2027 में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश और समाजवादी पार्टी को पिछड़ा, दलित विरोधी करार दे रहे हैं। साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि 2027 में भी बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बम्पर जीत दर्ज करने जा रही है। पीडीए ये एक छदम रखा हुआ नाम है। ये अनुसूचित और दलित अनुसूचित और पिछड़ों तीनों के विरोधी हैं ये लोग। इनकी एक परिवार की पार्टी है और परिवार की पार्टी कभी दूसरे का हित नहीं सोच सकती। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी अभी नहीं 27 में नहीं बल्कि उसके काफ़ी आगे तक का अभी पार्टी सत्ता में रहने वाली है। अखिलेश यादव जी का भ्रम हो गया, वो झूठ और फरेब बोल करके
लोकसभा में सीटें कुछ प्राप्त कर गए हैं। उन्होंने बोला कि संविधान खतरे में है और उसके साथ साथ जिस प्रकार से 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे, ये झूठ और फरेब है। काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। अब उनका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। अखिलेश जानते हैं कि अगर उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया तो फिर यूपी की सत्ता में उनकी वापसी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि वो लगातार पीडीए वाले फॉर्मूले पर ही यूपी की सियासी जमीन तैयार करने में जुट गए। अगर यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 45%, वहीं दलित आबादी 21.5%, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी है करीब 20%, यानी यूपी की कुल आबादी में 86.5% आबादी पीडीए की है। यही वजह है कि अखिलेश लगातार कई मंचों से पीडीए की वकालत करते नजर आ रहे हैं। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। यूपी की सियासत में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कितना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश की आबादी के बड़े हिस्से की दावेदारी ये वर्ग करता है, यानी इसने जिसका साथ दिया उसके सत्ता तय मानी जाती है। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 में समाजवादी पार्टी को 20% पीडीए का वोट मिला, तो वहीं बीजेपी के खाते में 40% पीडीए का वोट गया। यही वजह रही कि बीजेपी ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा और समाजवादी पार्टी के खाते में 33.59% पीडीए के वोट गिरे, तो वहीं बीजेपी के खाते में 41.37%। और यही वजह रही कि अखिलेश ने पासी पलट दी और यूपी में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। यूपी के राजनीति में दलित का प्रभाव इसी से समझा जा सकता है कि बिना दलित यूपी की सत्ता के साथ साथ दिल्ली दरबार की सत्ता का फैसला नहीं हो सकता। ऐसे में चाहे चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, दलित किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यूपी में दलित की आबादी कितनी है और कौन कौन से वर्ग इसमें आते हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दलित में 10% हिस्सेदारी जाटवों की है, वहीं खटीक बाल्मीकि 4.5%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, अन्य 1%, यानी इनकी भागीदारी यूपी में निर्णायक है। वहीं यूपी विधानसभा में 86 सीटें आरक्षित हैं और माना जाता है कि जो भी इन सीटों का 60% जीतता है, सरकार उसकी बनती है। कैसे, उसे जानने के लिए इन आंकड़ों को देखना जरूरी है। सबसे पहले 2012 के आंकड़ों को देखते हैं। तब आरक्षित सीटें थी 85, जिसमें 3 सीटें बीजेपी को, 58 सीटें समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 15 और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। यहाँ सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को आई और यही वजह रही कि यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। अब 2017 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी प्लस को यानी बीजेपी गठबंधन को 70 सीटें, एसपी को 7, बीएसपी को 2 और अन्य के खाते में 7 सीटें गई। यहाँ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 70 सीटें जीतने में कामयाब हुई और नतीजा यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी और फिर 2022 में भी यह क्रम जारी रहा। 2022 में आरक्षित सीटें 86 थी। यूपी विधानसभा में बीजेपी प्लस को 65, एसपी को 20, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट गई। यानी ये आरक्षित सीटें एक तरह से किसी भी पार्टी के लिए जीत का प्रतीक है। जो इन 86 सीटों पर जीत दर्ज करता है वो 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी पर राज करता है। ऐसे में अखिलेश इसी वोट बैंक को साधने में लगे। अखिलेश की पीडीए वाली राजनीति ने बीजेपी के टेंशन के मीटर को अप कर दिया। योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी में 3 बड़ी चुनौती सामने खड़ी। पहला, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी। तीसरा, योगी के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है विरोधियों के बनाए संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना। योगी आदित्यनाथ तीनों फ्रंट पर एक साथ काम कर रहे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर योगी लगातार अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले की काट ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले ये योगी का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। अगर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से 5 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी पार्टियों का कब्जा है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। ऐसे में योगी ने 10 सीटों पर जीत के लिए 30 मंत्रियों की टीम बनाई। समाजवादी पार्टी जोश में है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो सपा में शामिल होना चाहते हैं हम उन्हें बीजेपी में उनको सपा में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो आरक्षण विरोधी, बीजेपी को आरक्षण विरोधी साबित करना या संविधान विरोधी साबित करने का जो नैरेटिव है उसको भी वो बरकरार रखने की कोशिश किए हुए हैं। पीडीए को लेके अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी के सामने चैलेंज है। चूंकि बीजेपी अभी तक अजेय थी, उसको हराना संभव नहीं नजर आ रहा था, लेकिन 2024 में वो जिस तरह से हारी है उसके बाद से हौसले समाजवादी पार्टी के बहुत बुलंद हैं। अब उन्हें 2027 नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि योगी के लिए राहें आसान नहीं होंगी, क्योंकि इन 10 सीटों में से जो भी पार्टी 5 से ज्यादा सीटें जीतेगी वही विजयी कहलाएगी। लेकिन समीकरण बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि इन 10 सीटों में से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। मिल्कीपुर, अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। अवधेश प्रसाद यहां से 9 बार विधायक रहे। पासी समुदाय किंग मेकर है। समाजवादी पार्टी की स्थिति यहां मजबूत है। कुंदरकी, 1993 में बीजेपी जीती। कुंदरकी में 65% मुस्लिम आबादी। समाजवादी पार्टी का यहां पलड़ा भारी नजर आता है। करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे। करहल यादव और शाक्य बहुल सीट है। समाजवादी पार्टी का दबदबा इस सीट पर भी है। सीसामऊ, जहां से इरफान सोलंकी 3 बार विधायक रहे। ऐसे में उनके परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है और यह भी सीट सपा की मजबूत सीटों में से एक है। कटहरी, 2022 में लालजी वर्मा बने विधायक। कटहरी में लालजी वर्मा की मजबूत पकड़। समाजवादी पार्टी की स्थिति यहां मजबूत है। खैर, बीजेपी के अनुपम वाल्मीकि विधायक थे, लेकिन दलित बहुल सीट होने से समाजवादी पार्टी को यहां फायदा मिल सकता है। यानी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी के पूरे सियासी गुणागणित को हिलाकर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब पूरे यूपी में 15 अगस्त तक गांव-गांव दलितों के बीच संविधान की कॉपी बांटने का कार्यक्रम चलाने जा रही, ताकि यह संदेश दलितों के बीच जाए। कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस अब पसमानदा को जोड़ने का अभियान चला रही है, ठेले वालों के पास जा रही है, संविधान की प्रतियां बांट रही है, क्योंकि संविधान की को एक ऐसा हथियार के तौर पे इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। और कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव है, निश्चित तौर पे वो इस नैरेटिव को 2027 तक वो भी बनाए रखने की कोशिश करेगी। अब 2027 के लिए उनके पास और कौन कौन से तर्कस में तीर हैं, ये भी देखने की बात है। लेकिन कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बीजेपी के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बीजेपी के जो वोट कम हुए लोकसभा चुनाव में 8%, 9%, वो अति पिछड़े दलितों के थे। भले ही यूपी में अभी विधानसभा चुनाव में देरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी से अपने हर मोहरे को फिट करने में लग गए। वो एक ऐसे रोड मैप पर काम कर रहे हैं जिसके दम पर यूपी में साइकिल की वापसी हो सके। इसके लिए उन्होंने अपने पीडीए फॉर्मूले को धार देना शुरू कर दिया। सबसे पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लाल बिहारी यादव को नामित किया, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। उसके बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चहलकदमी शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी विधानसभा में दलित समाज के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। इसी महीने 29 जुलाई से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। उसके पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी को निर्णय करना है। अभी तक अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, पर लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद अब वो दिल्ली चले गए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार विधानसभा में अखिलेश किसी दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी ही दलित समाज की सच्ची हितैषी है। हालांकि जो 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है इंद्रजीत सरोज, जो कि दलित समाज से आते हैं। दूसरा नाम है शिवपाल सिंह यादव का, जो ओबीसी समाज से आते हैं। और तीसरा नाम है राम अचल राजभर का, जो कि गैर यादव ओबीसी।
ये वो 3 नाम हैं जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से ही कोई एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा।